सुबह का वक्त है और गांव के पास बने एक छोटे से घर में बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। लेकिन घर के पीछे कपड़े धोने वाली जगह से ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे सुबह सुबह किसी ने नौकरानी का पेशेंस टेस्ट लेने की ठान ली हो। वहां एक छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की चुपचाप कपड़े धो रही होती है और उसके सामने नौकरानी गुस्से में चिल्ला रही होती है, अरे बेवकूफ! कपड़े धोने के बाद तुरंत निचोड़कर अंदर रखना था। इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती क्या? लड़की बिना कोई जवाब दिए कपड़ा निचोड़ती है और फिर पानी में डाल देती है। नौकरानी फिर चिल्लाती है, निचोड़ो फिर अंदर रखो, समझी? लेकिन लड़की फिर वही काम दोहराने लगती है। अब नौकरानी का दिमाग घूमने लगता है। वह बड़बड़ाती है, आखिर इसे कितनी बार समझाना पड़ेगा? तभी फेरदा की आवाज आती है, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? कोई परेशानी है क्या? फेरदा और लूरियन वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही नौकरानी तुरंत सीधी हो जाती है और झुककर कहती है, माफ कीजिए सर, आपको ये सब देखना पड़ रहा है। मैं बस अपने इस मंदबुद्धि सेवक को काम सिखा रही थी। फेरदा लड़की को देखता है और फिर नौकरानी से पूछता है, इसे तुम काम सिखाना कह रही हो? नौकरानी तुरंत सफाई देने लगती है, मैं थोड़ी सख्ती जरूर करती हूँ, लेकिन मजबूरी है। ये लड़की इतनी कम समझ है कि बिना डांटे कुछ सीखती ही नहीं। फेरदा शांत होकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि गलती शायद तुम्हारे आदेश देने के तरीके में है? नौकरानी हैरान रह जाती है। फेरदा समझाता है, तुमने उसे कहा कपड़े धो, निचोड़ो और अंदर रखो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि अंदर कहाँ रखना है। इसलिए जब उसे अगला आदेश समझ नहीं आया तो उसने पिछला काम ही दोबारा शुरू कर दिया। तभी लड़की फिर कपड़ा पानी में डाल देती है। नौकरानी का पारा फिर चढ़ जाता है और वह चिल्लाती है, देखा, फिर वही कर रही है। क्या हर छोटी बात भी मुझे बार बार समझानी पड़ेगी? फेरदा बिना घबराए कहता है, यही तो बात है, तुम उसे इंसान समझकर आदेश दे रही हो। फिर वह समझाता है कि अगर उसे एक औजार की तरह देखा जाए तो उससे खुद सोचकर अगला कदम उठाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नौकरानी कुछ पल सोचती है और पूछती है, तो मैं इसे एक औजार समझूं? लेकिन फिर कहती है कि अगर ये सच में सिर्फ एक औजार होती तो वह इसे कब की निकाल चुकी होती। सुंदर चेहरा होने के बावजूद ये उसके बताए किसी काम को ठीक से नहीं कर पाती। वह आगे कहती है कि अगर उसके मास्टर ने खुद इस लड़की को उसके भरोसे न छोड़ा होता तो वह इसे बहुत पहले बाहर निकाल चुकी होती। फेरदा सीधा सवाल करता है, तो क्या तुम इसे मुझे बेचोगी? नौकरानी की आंखें फैल जाती हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? फेरदा उसे याद दिलाता है कि उसके मास्टर ने लड़की को उसी के हवाले किया है, तो क्या उसके पास उसके बारे में फैसला लेने का अधिकार नहीं है? नौकरानी हिचकती है, लेकिन फेरदा उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम्हारे मास्टर ने इसे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन क्या सच में दया के कारण? फिर फेरदा बताता है कि उसके मास्टर ने हाल ही में सेज ऑफ वाटर की उपाधि हासिल की है। जितना बड़ा किसी इंसान का नाम होता है उतनी ही छोटी कमी भी लोगों को साफ दिखाई देती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की उसके लिए वही कमी है? नौकरानी अब पूरी तरह सोच में पड़ जाती है। फेरदा आगे कहता है कि उसके मास्टर को उम्मीद होगी कि उसका वफादार सेवक पहले ही उसकी कमियों को छुपा देगा। तभी नौकरानी की नजर सामने रखे पैसों पर पड़ती है। इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वह मन ही मन सोचती है कि इतनी रकम तो शायद पूरी जिंदगी काम करके भी न मिले। फेरदा शांत आवाज में कहता है, बस एक शब्द चाहिए। फिर लड़की की तरफ देखकर आदेश देता है, ध्यान से सुनो, इस पल से तुम अपना पुराना नाम छोड़ रही हो। नौकरानी भी समझ जाती है कि सौदा हो चुका है। वह लड़की से कहती है, ये सज्जन अब से तुम्हारे नए मास्टर हैं, तुम्हें इनकी बात माननी होगी, समझी? लड़की हमेशा की तरह बिना किसी भाव के फेरदा की तरफ देखती रहती है। कुछ ही पल में वह फेरदा को अपना नया मास्टर स्वीकार कर लेती है और सौदा पूरा हो जाता है। नौकरानी के लिए तो ये बस पैसे का सौदा था, लेकिन फेरदा जानता था कि इस शांत और खाली नजरों वाली लड़की के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसकी कीमत इन पैसों से कहीं ज्यादा है। लेन देन पूरा होते ही नौकरानी के चेहरे पर राहत के साथ लालच भी साफ नजर आने लगता है। तभी फेरदा उससे कहता है, अच्छा, अब जब सौदा पूरा हो गया है तो एक दिलचस्प बात बताता हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मास्टर ने इस लड़की को यहाँ क्यों छोड़ा था? नौकरानी तो यही सोचती है कि शायद लड़की की कम समझ के कारण उसे यहाँ छोड़ दिया गया होगा, लेकिन फेरदा तुरंत उसकी सोच को गलत साबित कर देता है। वह बताता है कि हेलस फोबिडस कोई साधारण आदमी नहीं है। वह जितना बाहर से शांत और दयालु दिखता है, अंदर से उतना ही लालची है। अगर किसी चीज से उसे फायदा हो सकता है तो वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करने की कोशिश करेगा। फिर फेरदा असली बात बताता है, उसने इस लड़की को तुम्हारे पास सौंपा नहीं था, उसने इसे छिपाया था। ये सुनते ही नौकरानी के होश उड़ जाते हैं। फेरदा लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि हेलूस की असली बुद्धिमत्ता और उसकी असाधारण समझ का स्रोत यही लड़की है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे मास्टर की सारी बुद्धिमत्ता का असली स्रोत यही बच्ची है, तो क्या तुम मानोगी? नौकरानी कुछ बोल ही नहीं पाती। फेरदा
आगे बताता है कि इस छोटी सी लड़की के दिमाग में पूरे एस्क्लाया की किताबों से भी ज्यादा ज्ञान मौजूद है। ये खुद लाइब्रेरी ऑफ ऑल थिंग्स है। ज्ञान हासिल करने के कई रास्ते होते हैं। कोई नई जानकारी खोजता है, कोई पुरानी और खोई हुई तकनीकें ढूंढता है, कोई गॉड से ज्ञान मांगता है, और कुछ लोग फॉरबिडन टेरिटरी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फॉरबिडन टेरिटरी में मिलने वाला ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि उसके बदले इंसान को गॉड्स के छिपे हुए रहस्यों में झांकना पड़ता है, और उसकी कीमत होती है खुद को खो देना। फेडा बताता है कि यही बुद्धि का सबसे अंतिम रूप है, एक ऐसा स्लेव सेज जो खुद न चल सकता है और न अपने लिए सोच सकता है। फिर वह साफ करता है, तुमने जिस लड़की को मुझे बेचा है उसे भी इसी तरह बनाया गया है। अब नौकरानी बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत कहती है, मुझे ये सौदा रद्द करना है, मैं आपके पैसे वापस कर देती हूं और इसे वापस ले लीजिए। लेकिन फेरदा शांत रहता है। वह कहता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसे चेतावनी देता है कि जो रहस्य उसने अभी सुना है वह कोई मामूली बात नहीं है। अगर वह लड़की को वापस करने की कोशिश करेगी तो शायद जिंदा वहां से बाहर भी ना निकल पाए। आखिरकार उसने अपने मास्टर का ऐसा रहस्य सुन लिया है जिसे बाहर जाना बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। फेरदा उसे सलाह देता है कि पैसे लेकर जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए, क्योंकि जैसे ही उसका मास्टर उसे पकड़ लेगा वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगी। अब नौकरानी को समझ आता है कि कुछ देर पहले जिस लड़की को वह बेवकूफ समझकर डांट रही थी वही असल में इतना बड़ा रहस्य थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उधर फेरदा और लड़की वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में फेरदा लूरियन से पूछता है, लूरियन, क्या तुम्हें लगता है कि इंसान अचानक एनलाइटनमेंट हासिल कर सकता है? लूरियन शांत होकर जवाब देती है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। फेरदा पूछता है कि आखिर वह ऐसा क्यों सोचती है। लूरियन समझाती है कि जब इंसान किसी बड़े संकट में फंसता है तब उसके अंदर अचानक एक ऐसी चमक दिखाई दे सकती है जिसे ब्रिलियंस कहा जा सकता है। शायद यही क्षमता इंसानों को अब तक जिंदा रखने की वजह भी है। लेकिन फेरदा तुरंत एक जरूरी बात जोड़ता है, किसी भी अचानक दिखाई देने वाली ब्रिलियंस के पीछे एक मजबूत फाउंडेशन होना जरूरी है। उसे समझ आता है कि शायद सेज ऑफ वाटर खुद असली स्रोत नहीं बल्कि सिर्फ एक पपेट है। असली ज्ञान तो इस शांत लड़की के पास है। बाहर से वह बिल्कुल खाली दिमाग वाली नजर आती है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर लाइब्रेरी ऑफ ऑल थिंग्स का ज्ञान भरा हुआ है, और उस ज्ञान की कीमत उसने अपनी पहचान और खुद की इच्छा खोकर चुकाई है। फेरदा इस चुनाव को देखकर सोचता है कि इतनी बड़ी शक्ति पाने के लिए खुद को ही खो देना आखिर कितना बेवकूफी भरा सौदा है। लूरियन भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है, हाँ, ये सच में एक मूर्खतापूर्ण चुनाव है। थोड़ी देर बाद फेरदा लड़की के सामने रुक जाता है। फेरदा लड़की के सामने खड़ा होकर गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हें नया नाम देने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा हाईएस्ट प्रायोरिटी कमांड दूंगा। लड़की हमेशा की तरह बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखती रहती है। फेरदा आगे समझाता है, यह कमांड तुम्हारी सांस की तरह होगा। इसे तुम्हें अपने दिल की धड़कन की तरह याद रखना है, और यही तुम्हारा एब्सोल्यूट अनचेंजिंग ट्रूथ होगा। अब फेरदा सीधे ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा का नाम लेता है और कहता है, ग्रैंड डचेस वाल्द्रोवा, पावर की एब्सोल्यूट रूलर और रेड ड्रैगन अब से तुम्हारे अस्तित्व का सबसे जरूरी हिस्सा होंगी। फेरदा साफ शब्दों में उसे समझाता है कि ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा ही उसके अस्तित्व की शुरुआत और उसका अंत होगी। उसकी पूरी जिंदगी ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा के लिए समर्पित रहेगी, यानी अब से उसकी अपनी कोई अलग मंजिल नहीं होगी। उसकी पूरी दिशा एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमेगी। फेरदा फिर अपना परिचय देता है, मैं फेरदा वल्द्रोवा हूं और ग्रैंड डचेस वाल्द्रोवा के प्रॉक्सी के रूप में तुम्हें आदेश दूंगा। लेकिन यहां फेरदा एक बेहद जरूरी शर्त भी जोड़ता है। वह कहता है कि अगर कभी उसके एक्शंस ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा की कन्विक्शंस के खिलाफ जाते हैं या उनके विश्वास से टकराते हैं तो लड़की को ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार होगा। यानी फेरदा सिर्फ इसलिए कि वह उसका मास्टर है हर बात मनवाने वाला एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं बनेगा। अगर उसके आदेश ग्रैंड डचेस के विचारों से टकराते हैं तो लड़की उसे रोक सकती है। फेरदा आगे बताता है कि अगर कभी कोई आदेश इतना उलझा हुआ हो कि वह उसे सही तरह से समझ ही न पाए तो अंतिम उपाय के तौर पर उसे रिबेलियन तक जाने की अनुमति होगी। ये सुनकर भी लड़की के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आता। फेरदा कुछ पल उसे देखता है और पूछता है, क्या तुमने सब कुछ याद कर लिया? लड़की चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों से साफ है कि फेरदा की कही हर बात उसके अंदर दर्ज हो चुकी है। अब फेरदा उसके पुराने नाम और पुरानी पहचान को पूरी तरह पीछे छोड़ने का फैसला करता है। वह शांत लेकिन साफ आवाज में कहता है, अब से तुम्हारा नाम मोरी है। बस इतना सुनते ही लड़की की खाली आंखों में पहली बार हल्की सी प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जैसे इतने समय से निष्क्रिय पड़ा कोई छोटा सा हिस्सा अचानक इस नए नाम को पहचान गया हो। अब वह पुरानी लड़की नहीं रही थी। उसका पुराना नाम
उसकी पुरानी पहचान और उसके पुराने मास्टर से जुड़ी सारी बातें पीछे छूट चुकी थीं। उसके सामने अब एक नई पहचान थी, मोरी।